गाथा पारे जा, दूध की नदियाँ पारे जा, कोयल कुकू गाए, मारे घर अंगना ना भूलो ना। इरमा का जो एक एथोस है वो ये है कि यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट के जो काम है वो सस्टेनेबली होते हैं। वी आर हियर फॉर चेंज, नॉट चैरिटी। हमारे कॉलेज में सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, हर कम्युनिटी के, चाहे महावीर जयंती हो गई वो, फिर चाहे ईद हमने सेलिब्रेट किया, हम ओनम हर तरह, मतलब कोई ऐसा त्योहार नहीं है जो हम सेलिब्रेट नहीं करते। एलुमनाई अगर चाहे, अगर वो यहाँ पे अगर वो यहाँ पे अटेंड करे तो वो अपने पुराने रूम में रह सकते हैं। क्योंकि इरमा का मीडियन सैलरी 15 से ऊपर का रहा है, तो हमेशा इन बच्चों को भरोसा रहता है कि आने वाले 5 सालों में लोन तो हम चुका ही देंगे पूरा का पूरा। काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट लगा हम लोग जब यहाँ आए गुजरात का। मैं खुद बिहार से हूँ। तो वी आर द बेयरफुट मैनेजर्स। तो ये एक वो शब्द है जो डिफ्रेंशिएट क्या करता है प्रॉफिट और प्रॉफिटेरिंग के बीच में। हमें प्रॉफिट तो कमाना है, लेकिन उस प्रॉफिट का खामियाजा किसी गरीब को कभी भुगतना ना पड़े। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। अहमदाबाद हम लोग उतरे गुजरात इलेक्शन कवर करने के लिए। उसके बाद से सारा सब शेड्यूल हुआ कि यहाँ जाना है, ये करना है। हम लोगों ने देखा कि कई गाँवों में जाना है, वहाँ की लोगों की समस्याएं समझनी है, वहाँ लोगों के व्यूज़ जानने हैं, चुनाव को लेकर क्या रहते हैं। शहरी इलाके भी हमने कवर किए, गाँव में जाने का भी सोचा है तो गाँव में भी जाएंगे। कई सारे गाँव में हमें जाना भी है। अभी इस समय हम आनंद में हैं, अहमदाबाद के बगल में ही है ये डिस्ट्रिक्ट। तो हमें पता चला कि यहाँ एक बहुत ही यूनिक, अपने में एकदम अलग इंस्टीट्यूट है जो गाँव के विकास को लेकर बात करता है, जो यहाँ पर ट्रेनिंग देता है कि गाँव के विकास में किस तरीके से लोग अपना योगदान दे सकते हैं, किस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब मैनेजमेंट ही सिखाते हैं, पर रूरल मैनेजमेंट, गाँव का मैनेजमेंट कि किस तरीके से। अब बहुत ज़्यादा विस्तार से मुझे भी नहीं पता है, तो बहुत ज़्यादा विस्तार से समझाने के लिए हमारे पास यहाँ जो इंस्टीट्यूट में बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सब पूरा बताएंगे। उनके बारे में भी जानेंगे, क्या पढ़ाई कर रहे हैं वो ये भी जानेंगे, क्यों कर रहे हैं और आगे इसमें क्या फ्यूचर है वो भी जानेंगे। अब अगर आप भारत की बात करेंगे तो यहाँ ज़्यादातर एरिया हमारा अभी भी गाँव के अंडर आता है। तो इस रूरल डेवलपमेंट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मुझे जो लगता है। तो चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कॉर्नर से शुरुआत करते हैं। तो पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है शालीन खत्री। कहाँ से हैं आप? मैं गुजरात से हूँ, मैं अहमदाबाद से हूँ। अहमदाबाद से जी। इससे पहले क्या पढ़ाई की आपने? मैं मैकेनिकल इंजीनियर था। उसके बाद मैं जॉब कर रहा था, मैं जर्नलिज्म में था। यहाँ पे एक लोकल गुजराती न्यूज़ हाउस में मैं एंकर एंड वीडियो प्रोड्यूसर था, और अब मैं यहाँ पे रूरल मैनेजमेंट पढ़ रहा हूँ। पर रूरल मैनेजमेंट क्यों चुना आपने फिर? जी देखिए, रूरल मैनेजमेंट में सबके पर्सनल रीजंस होते हैं। मेरे करियर आर्क का रीज़न ये था कि मैं जहाँ जॉब कर रहा था, VTV गुजराती नाम है उसका, वो बहुत ज़्यादा रूरल सेंट्रिक था। तो रूरल इश्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा बातें होती थी। तब मैं रूरल इंडिया और उसकी जो ग्रेविटी है उससे मैं प्रभावित हुआ। और इरमा का जो एक एथोस है वो ये है कि यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट के जो काम है वो सस्टेनेबली होते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा सा लाइन है कि वी आर हियर फॉर चेंज, नॉट चैरिटी। तो रूरल डेवलपमेंट ऐसे नहीं करना है कि बस किसी को पैसे दे दिए, किसी के विकास के लिए बस बैठ गए। बिजनेस सोल्यूशंस लाने हैं। तो मुझे जो फ़िलॉसफ़ी है, क्योंकि वर्गीस कुरियन का बैकग्राउंड भी है, मुझे फ़िलॉसफ़ी बहुत ही अच्छी लगती है। तो पर्सनली मेरा ये रीज़न था कि मैंने इरमा सेलेक्ट किया दूसरे किसी 20 स्कूल्स की जगह पे। लेकिन फिर जैसे मैनेजमेंट में अगर आपको जाना था तो कोई और मैनेजमेंट भी चुन सकते थे, फिर हम लोग कोई रूरल मैनेजमेंट का क्यों मतलब आया आपका? देखिए, मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। अभी मैं समर इंटर्नशिप में सुजुकी में मेरा इंटर्नशिप हुआ है। वो लोग बायोगैस पे एज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल कार्स बना रहे हैं। तो हमारे जो प्रोजेक्ट हेड है, तोयोफुकू नाम है उनका, वो जापानीज़ है। सुजुकी ऑब्वियसली जापान की कंपनी है। इन्होंने 25 साल तक वहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में काम किया हुआ है। बहुत ही सीनियर लीडर है। उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि आप लोग ये समझ नहीं रहे हैं, मतलब वो थोड़े से बहुत ही मुझे पैशनेटली कह रहे थे कि इंडिया के रूरल में जितना पावर है वो इंडिया भी खुद समझ नहीं सकता है। तो हम कहीं ना कहीं इस पावर को हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं। हम बोलते हैं कि 60-65% पॉपुलेशन रूरल में रहती है, उनका ईयर ऑन ईयर कंजम्पशन बढ़ रहा है। अब सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, अब हर एक सेक्टर देखिए, ई कॉमर्स से लेके रिटेल से लेके क्रेडिट सेक्टर से लेके हर जगह पे रूरल सेक्टर बाहर आ रहा है। तो इनके सारे रिसोर्सेज को अगर हम अच्छे से यूटिलाइज करें तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। और ये एक ऐसा फील्ड है जो, जैसे मैंने बोला, कि ये सिर्फ डेवलपमेंट सेक्टर नहीं है कि जहाँ पे आपने किसी NGO में काम कर दिया। ये एक प्रॉफिटेबल सेक्टर है जहाँ पे आप खुद जॉब्स कर सकते हैं, आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, आप खुद भी पैसे बना सकते हैं और उसके साथ साथ आप लोगों का भी विकास कर सकते हैं। तो लोगों के विकास के साथ आप अपनी भी कमाई कर सकते हैं। हम आपके पास आएंगे वापस और हम ये भी समझेंगे कि कैसे आप इंस्टीट्यूट पहुँचे, क्या हुआ, इंस्टीट्यूट में क्या काम होता है। पहले धीरे धीरे सबको जान लेते। पहले आपका नाम? शशांक नाम हुआ मेरा। शशांक, आप इससे पहले कहाँ पर पढ़ाई करते थे? मैं इससे पहले मैंने बीटेक की है मेटलर्जी में NIT से, और मैं पिछले 5 सालों से UPSC की तैयारी कर रहा था।
तो आफ्टर यूपीएससी जो नहीं हो पाया तो फिर इरमा वाज माई चॉइस टू कम ओवर हियर। पर क्यों? जैसे मैंने आपको कहा कि यूपीएससी करने की जर्नी ये थी कि कुछ राष्ट्र के योगदान में कुछ किया जाए उसके लिए। इरमा एक अकेला संस्थान है जो जैसा सालिन ने भी कहा कि वी डोंट वर्क एट रूरल इंडिया, वी वर्क फॉर द रूरल इंडिया। तो जहाँ ग्रामीण, जिस भारत में ग्रामीण तो अभी 50% जनता जहाँ भी ग्रामीण परिवेश में रहती है, तो बिना ग्रामीण परिवेश की डेवलपमेंट की बात की आप विश्व भारत को एक विश्व गुरु के रूप में आप नहीं देख सकते। तो मुझे लगा कि इरमा मुझे वो मौका दे सकता है कि जहाँ मैं कुछ करूँ तो जहाँ के उन लोगों का विकास हो सके जो भारत को इंटरनेशनल पेडेस्टल पर लाने में हेल्प कर सकता। तो दैट वाज माई रीज़न कि मैं इरमा आया इस वजह से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नैन्सी टहलानी है और हम बनारस से हैं। सो मेरा बेसिकली इरमा का ये रीज़न था कि मैनेजमेंट बहुत सारे कॉलेजेस सिखाते हैं, लेकिन इरमा में आने का एक ये पर्पस था कि इरमा में आके आप कुछ मीनिंग फाइंड कर सकते हो अपने लाइफ में भी। हम बुक्स में बहुत पढ़ लेंगे, ये डेवलपमेंट करेंगे, वो एम्पावरमेंट करेंगे, बट जब आप एक्चुअली में फील्ड पे जाके काम करते हो, दैट इज़ द रियल टाइम जब आपको पता चलता है एक्चुअल में प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट क्या करती हैं। सिर्फ बुक्स में हम लोग पढ़ लेते हैं कि हम लोग विमेन एम्पावरमेंट करेंगे, उनको ये इशूज़ हैं, बट जब तक हम जाके देखेंगे नहीं कि उनके साथ कैसा बिहेव हो रहा है, हम जब उनके साथ रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ एक्चुअली में वो ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं, तब जाके हम उनके लिए कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो मेरा एट द एंड यही था कि हमें सिर्फ जॉब नहीं करना है, एक कॉर्पोरेट डेस्क जॉब नहीं करना है, बट आई शुड हैव अ मीनिंग टू माई लाइफ। दैट व्हाट इरमा गिव्स अस। आपका नाम? मेरा नाम विशालाक्षी है, हम बनारस से हैं। अच्छा, आप दोनों साथी में हैं क्या? नहीं अलग अलग आए, यहाँ के मिले हैं। तो हम इरमा के बारे में दोस्त के थ्रू पता चला, तो पता चलने के बाद ऐसा लगा कि ये नॉर्मल कॉलेज से अलग है। और मेरा बचपन से ऐसा घर का माहौल और इन्वायरमेंट ऐसा रहा जहाँ पे हम लोग सिर्फ पैसा ओरिएंटेड नहीं है फैमिली, पापा या बड़े पापा सब लोग फैमिली ही बहुत हद तक समाज कार्य में जुड़ी हुई है। तो उस चीज़ से इंटरनली एक ऐसा गोल है कि लाइफ में कुछ तो ऐसा करना है जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं करना, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ से एक्सपोजर आए कि हाँ कुछ सोसाइटी के लिए भी हम कर सकते हैं, मेरे तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा। इरमा के बारे में पता चलने में लगा कि यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी मिलना ज़्यादा पॉसिबल होगा कि हाँ करियर भी बनेगा, साथ साथ हमको वो सोसाइटी के लिए एक्सपोजर मिलेगा। इससे पहले क्या पढ़ाई करती थी? बीकॉम किया है मैंने। बीकॉम किया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। मेरा नाम अनमोल है, मैं बिहार से हूँ, नालंदा से। और मैं ऐसे तो इंजीनियर हूँ और पर 3 साल का मेरा जॉब एक्सपीरियंस है। 1 साल मैंने एक्सेंचर में काम किया था एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और फिर 2 साल मैंने फ़ौज में था, मतलब ITBP, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। अच्छा, फ़ौज में? फ़ौज क्यों छोड़ दी फिर? उसको प्रिसाइजली बोलिए तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बोलिए, फौज इज़ टेक्निकली डिफरेंट। तो हाँ, ये सबसे डिफ़िकल्ट मेरे लिए खुद डिसीजन था ये लेना। तो मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहता था, वो मेरा प्राइमरी इंटरेस्ट था। तो मैंने 2018 एंड में छोड़ा था और 19 से तैयारी करना स्टार्ट किया था। बीच में 2 बार इंटरव्यू दिया, लास्ट ईयर भी दिया था। तो इसी दौरान इसी समय रिजल्ट आया था, 23 मार्च को रिजल्ट आया था, तो नहीं हुआ था मेरा उसमें। तो मैं और मेरे दोस्त दोनों तैयारी कर रहे थे, तो हम दोनों डिसाइड किया था कि ये लास्ट होगा, इसके बाद हम ये प्री मेंस इंटरव्यू का साइकिल तोड़ेंगे, कुछ तो करेंगे, ठीक है। और जब तैयारी कर रहे हो तो आपका एक इंक्लिनेशन नेचुरल होता है कि रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट हो, सोसाइटी की तरफ कुछ दे सकें। तो एम नहीं चेंज होना चाहिए, ज़रिया चेंज हो सकता है। तो मैंने ये ज़रिया चुना। और जो मेरे दोस्त थे वो भी IPS ऑफिसर है, तो विश्वजीत अगर देख रहे हो वीडियो तो थम्स अप। बस ये है। अच्छा, सबके बारे में हमने पर्सनली जाना, थोड़ा चलते हुए बात करते हैं। मुझे सबसे पहला शब्द जब मैं इरमा के बारे में सुनता हूँ, इरमा पर भी आएंगे, इरमा पर भी बात करेंगे, पर इरमा से पहले आप लोगों ने चूज़ किया रूरल डेवलपमेंट। रूरल मैनेजमेंट का क्या मतलब है, ये बताइए पहले। जैसा हमने कहा ना कि जैसे बहुत लोगों को लगता है कि ग्रामीण डेवलपमेंट का मतलब होता है कि लोग गांव में जाके रहेंगे वहाँ पे। ऐसा नहीं, हमारे फैकल्टी खुद कहते हैं, स्टार्टिंग क्लास में बताया था कि इट इज़ नॉट अबाउट कि यू आर वर्किंग इन रूरल इंडिया, यू आर वर्किंग। नहीं, फैकल्टी पे बाद में, पहले आप मुझे बताइए, जैसे मैं सपोज जर्नलिज्म का छात्र हूँ, उससे पहले मैंने बैचलर्स साइंस में किया है। मुझे अचानक से पता चला कि रूरल डेवलपमेंट में काम करने के लिए एक इंस्टीट्यूट है जो ट्रेनिंग देता है, एक इंस्टीट्यूट है, एक ऐसा कोई कोर्स है जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो आपने रूरल मैनेजमेंट जब चुना, तो रूरल मैनेजमेंट क्या होता है मुझे ये बताइए सबसे पहले। इंस्टीट्यूट पे हम बाद में आएंगे, आपकी फैकल्टी ने आपको क्या होता है। आपकी जो प्राइमरली रिसर्च थी जिसकी वजह से आप मोटिवेट हुए होंगे इस यूनिवर्सिटी में आने के लिए या इस कोर्स को परस्यू करने के लिए, तो वो प्राइमरी मोटिवेशन क्या था? रूरल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा इफेक्टिव बिजनेस सॉल्यूशन ढूंढना जिससे
उसका लास्ट माइल जो इफेक्ट हो वो वहाँ के ग्रामीण इलाके में लोगों का हो, जिससे उनकी इनकम बढ़ सके वहाँ पे। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, GCMF का सबसे बड़ा एग्जांपल है। GCMF यहाँ से बच्चों को हायर करता है। बच्चे क्या करते हैं, GCMF गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मैन्युफैक्चरिंग फेडरेशन, जिसका ब्रांड नेम अमूल है, और NDDB भी वही सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये बच्चों को यहाँ से हायर करते हैं। वो क्या करते हैं, एक बिजनेस प्लान डेवलप करते हैं ताकि गाँव के परिवेशों में जो वहाँ पर जनता रह रही है उनका इनकम वहाँ से बढ़े। वहाँ पे अगर वो दूध दे रहे हैं या फिर खाद की बात हो रही है, तो यहाँ से जो बच्चे जा रहे हैं वो बिजनेस प्लान को डेवलप करते हैं उन ग्रामीण इलाकों के लिए। तो रूरल मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि किसी एक अच्छा मैनेजर मिले जिसको अच्छी सैलरी तो मिल ही रही है, लेकिन साथ साथ में कहीं दूर किसी गांव वाले बैठे वाले बंदे के यहाँ उसके घर की इनकम भी बढ़ रही है। अगर कहा जाए तो नोविस टाइम रूरल मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपकी सैलरी भी बढ़ते रहे और साथ साथ में ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों की उनकी डेली इनकम, उनका लाइवलीहुड भी बढ़ना चाहिए। यही ग्रामीण प्रबंधन का बेसिक मतलब यही है। अब जैसे कोई दूसरा कोर्स परस्यू कर रहा है, उसको रूरल मैनेजमेंट के बारे में पता चला कि उसको उधर जाना है, अब इसके आगे क्या प्रक्रिया रहती है? जैसे इस यूनिवर्सिटी में आप लोग आए तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में भी आपको कहीं ना कहीं से खोजबीन करी होगी, तब पता चला होगा। तो कैसा क्या प्रोसीजर रहता है कि हाँ भाई एक कॉलेज है वहाँ जाना है, अब उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता होगा, एडमिशन लेने के लिए भी चीज़ें होती होंगी, तो कौन आप बताएंगे? मैं एक्चुअली एडमिशन्स कमेटी से हूँ। हमारा एक स्टूडेंट ड्रिवन एडमिशन कमेटी रहता है, जिसे भी इंस्टीट्यूट में आना है उन स्टूडेंट्स को हम गाइड करते हैं और पूरी एडमिशन प्रोसेस को हम फैसिलिटेट करते हैं। तो एडमिशन प्रोसेस में सबसे पहले बहुत सारी 20 स्कूल्स है। अभी कैट की एग्ज़ाम सबसे कॉमन एग्ज़ाम है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जहाँ से लोग जो मैनेजमेंट स्कूल्स 20 स्कूल में पढ़ना चाहते हैं वो कैट की एग्ज़ाम देते हैं। उसके बाद यहाँ का एक फॉर्म फिल होता है। वो फॉर्म फिल करने के बाद अगर आपके जो परसेंटाइल के हिसाब से कैट आता है, अगर आपके परसेंटाइल है तो आपको यहाँ से कॉल जाता है, जिसका मतलब है कि आपको बुलाया जाता है यहाँ पे एक पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू, उसके साथ साथ एक वॉट एग्जाम होता है जिसमें आप बैचलर्स के बाद मास्टर्स डिग्री, अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है तो ही आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। ये जो प्रोग्राम उसका नाम है PGDM RM। और बैचलर्स आप मतलब ऐसा कोई नहीं है कि आप इसमें स्पेसिफिक होना चाहिए, कोई बैचलर आपके पास कोई भी बैचलर्स के बाद आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। PGDM इन रूरल मैनेजमेंट यहाँ की डिग्री है। जब आप कैट की एग्ज़ाम के बाद यहाँ पे आते हैं, आपका इंटरव्यू होता है, उससे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होता है जिसके अंदर आपको कोई एक टॉपिक दिया जाता है, उस पर आपको जैसे कह सकते हैं निबंध लिखना है। फिर उसके बाद इंटरव्यू में आपसे अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल जो आपने अभी सबको पूछा कि आपको रूरल मैनेजमेंट में क्यों आना है, वो ये चेक करते हैं कि आपके जो भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं, क्या उनको सही में ये कॉलेज सही मायने में चाहिए, क्या ऐसा कुछ है कि उनको IIM नहीं मिला है इसकी वजह से यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो हाई परसेंटाइल के साथ आए हुए हैं, उन सभी लोगों को अच्छे 20 स्कूल्स मिल रहे थे, जिसमें ऐसा भी हो सकता है कि उनके सैलरीज भी ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ करने हम लोग थोड़ा शब्दावली को नॉर्मल करते हुए चलते हैं। 20 स्कूल जब ये लोग बोल रहे होते हैं ना, बिजनेस स्कूल की बात, बिजनेस स्कूल्स, हाँ MBA कॉलेजेस हैं, उससे भी और MBA कॉलेज कर सकते हैं। तो लोग अलग अलग अपने इच्छाओं के साथ यहाँ पे आते हैं। बट रूरल मैनेजमेंट के लिए कुछ करना है, वो सबकी एक कॉमन इच्छा है या नहीं, वो यहाँ की जो इंटरव्यू पैनल है वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। 2 साल का कोर्स रहता है। और जैसे हमारी बात हुई, एक समर इंटर्नशिप सेगमेंट होता है जो हर एक MBA स्कूल में होता ही है, कि आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी के साथ जाए, आप इनके किसी प्रोजेक्ट के साथ 2 महीना काम कर, आपको वहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है उसका। उसके साथ साथ हमारा जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो है VFS, विलेज फील्ड वर्क सेगमेंट, जिसमें हमारी पूरे बैच को 3 स्टूडेंट्स के साथ एक विभाजित किया जाता है। और हम 3 लोग, जैसे हम 3 हैं, तो हम तीनों को इस साल 21 स्टेट्स से 21 अलग अलग राज्यों के किसी एक गांव में, और गांव मतलब मैं ऐसा गांव कह रहा हूं जिसकी बस्ती अराउंड 1,000 के आसपास हो, एकदम छोटी सी बस्ती के गांव में हमें 50 दिन रहना होता है। इसके पीछे का जो तात्पर्य, ये सब टेस्ट जो मतलब नहीं, आप आगे सिलेबस की बात कर रहे हैं कि पढ़ाई में क्या होता है। मेरा तो ये सवाल था कि जैसे कितनी सीट्स रहती है, पहले तो ये बताइए आप। हमारी जो बैच है वो हम 300 लोग हैं। 300 की सीट है, और अभी जो आगे जो बैच आने वाली है उसकी 311 की सीट्स है। इसके सिवा देश में कितने इंस्टीट्यूट हैं जो रूरल मैनेजमेंट को लेकर पढ़ाई करा रहे हैं? IIM का एक प्रोग्राम है, वो FABM का है, मतलब वो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोग्राम है। उसके साथ साथ एक मैनेज करके इंस्टीट्यूट है, उनका भी एग्रीकल्चर का प्रोग्राम है। उसके साथ जयपुरिया करके एक इंस्टीट्यूट है, उनका भी रूरल मैनेजमेंट है। तो मुझे लगता है आई थिंक 10-12 जितने कॉलेजेस होंगे, जो मुझे पता है इतने कॉलेज होंगे। बट इरमा अपनी लेगेसी के हिसाब से, क्योंकि हमारा जो बैच है उसको बोलते हैं PRM 44, उसका मतलब है कि हम 44th बैच। तो अगर कोई आप कॉलेज की बात करें जिसके 44 बैचेस पास आउट हो चुके हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि उसकी किस लेवल की लेगेसी बिल्ड हो चुकी है। हाँ बिल्कुल। अब जैसे मैं अपने कॉलेज को जब चूज़ कर रहा था अपनी पढ़ाई के टाइम पे कि कहाँ जाना है क्या नहीं करना है, तो सबसे पहला सवाल, सिलेबस पे तो हम बाद में आते हैं ना कि क्या पढ़ाई होगी क्या नहीं आएगी। सबसे पहले तो दिमाग में ये होता है ना कि भाई जब पढ़ने जा रहे हैं तो उसके बाद नौकरी लगनी चाहिए, प्लेसमेंट ढंग का हो, है ना, कहीं अच्छी जगह से। भाई जब कमाएंगे नहीं तो फिर आगे एक दिक्कत तो आएगी। मोटिवेशन होता है कि हाँ अपने रूरल डेवलपमेंट के लिए एक
सब्जेक्ट चुना कि हाँ मुझे इसलिए रूरल मैनेजमेंट में आना है, लेकिन एक वो भी रहता है ना कि प्लेसमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब आप यहाँ की बात करते हो तो यहाँ से प्लेसमेंट जो भी होगा उस बारे में भी बताइए। दूसरा मुझे ये भी बताइए कि ओवरऑल जब आप रूरल डेवलपमेंट की फील्ड में पढ़ाई कर रहे हो तो क्या फ्यूचर है, कैसे क्या, अगर जैसे कोई इस फील्ड में आ जाता है तो उसके बाद उसका आगे क्या, कहाँ कहाँ जॉब होते हैं, कि क्या क्या चीज़ें वो कर सकता है क्या? तो जैसे हमारे कॉलेज का हमेशा से रिकॉर्ड रहा है कि हमारी 100% प्लेसमेंट्स हुई हैं। नो इरमा की हमेशा से 100, नो मैटर व्हाट। अभी सिचुएशंस इतने वर्स्ट थे, काफ़ी बड़े भी बी स्कूल्स जो थे, MBA कॉलेजेस जो थे, उनके काफ़ी स्टूडेंट्स रह गए थे, बट हमारे कॉलेज के प्लेसमेंट्स हो गए क्योंकि हमारा एक लेगेसी है। जैसे शालीन ने बताया 44 ईयर्स, तो दैट मैटर्स अ लॉट। हमारे जो एलम्स हैं वो इतने बड़े बड़े पोस्ट में कि अगर एक डाउनफॉल आ भी रहा है इकॉनमी में, लेकिन हमारे एलम्स हैं जो वो बैकअप कर लेंगे, वो हमें, उनके पास वो ऑलरेडी इतने बड़े पोजीशन पे जो हमें ले लेंगे। तो प्लेसमेंट्स का तो यहाँ पे कभी भी इशू रहा ही नहीं है हम लोग को। अच्छा, और यहाँ पे प्लेसमेंट का तो नहीं है, लेकिन कहाँ प्लेसमेंट होता है, मतलब कहाँ जाते हैं नौकरी करने के लिए? जैसे हमने यहाँ पढ़ाई कर ली, अब जैसे मुझे पता मैंने मीडिया की पढ़ाई की तो मेरे पास 4-5 मीडिया जो भी संस्थान है वहाँ मेरा प्लेसमेंट हुआ, मैं वहाँ नौकरी करने लगा। आप लोग कहाँ पर जाते हैं? यहाँ पे ये बेस्ट पार्ट इरमा का है कि हम लोग के पास सारे ऑप्शंस हैं। हमारे पास कंसल्टेंसी भी है जो बिग 4 से आ रहे हैं, हमारे पास डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी जो ऑपरेशंस के लिए आ रहे हैं। मतलब कोई ऐसा रोल नहीं है जो हमारे लिए वेकेंट है कि अगर हम इरमा में आए तो हम इस जॉब में नहीं जा सकते, हम ऑपरेशंस में नहीं जा सकते, हम कंसल्टेंसी नहीं, बैंक नहीं, सारे कंपनीज यहाँ पर आते हैं। अब वो स्टूडेंट पे है कि आपका क्या प्रेफरेंस है, तो आप उसमें जाके बैठोगे। मतलब कोई भी ऑप्शन हमारे लिए रिस्ट्रिक्ट कभी भी नहीं हुआ यहाँ पर आके। अच्छा, एक और चीज़ जो प्लेसमेंट की हमने बात करी, अब सिलेबस पर आते हैं सीधे कि हम ना आए प्लेसमेंट आगे बाद में होगा। सिलेबस में सबसे पहले इनिशियली पहले 1-2 महीने में क्या पढ़ाई किस तरीके से रहता है? तो पहले 1-2 महीने हमारे कॉलेज के सिलेबस में पहला टर्म 6 टर्म्स में है ट्राइमेस्टर के हिसाब से। फर्स्ट टर्म में हमें सबसे ज़्यादा रूरल के तरफ एक्सपोजर मिलता है। तो हमारे में एक सब्जेक्ट है रूरल सोसाइटी एंड पॉलिटी, कैसे रूरल सोसाइटी, ताकि हम VFS जाएं। हमारे फर्स्ट टर्म के बाद हमें VFS भेजा जाता है, हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम। तो उसके लिए पहले से ही जो बच्चे, कई सारे ऐसे बच्चे जो सिटीज़ से आए हैं, हाँ, जिनका गांव में कोई एक्सपोजर नहीं है, उनको गांव के बारे में उतना नहीं पता है, तो पता नहीं है, तो उसके बारे में पता लगे, ऐसा सिलेबस फर्स्ट टर्म में पढ़ाया जाता है, जिसमें एक रूरल सोसाइटी एंड पॉलिटी का सब्जेक्ट है। फिर है कम्युनिटी रिसर्च ओरिएंटेड मेथड, जिसमें हमें कैसे जो काम करेंगे हम अपने VFS में, जो रिसर्च करेंगे, जो एक समस्या लेके उस पे हम अपना रिसर्च प्रोजेक्ट बनाएंगे, पेपर लिखेंगे, उसके रिलेटेड कैसे हम क्या कर सकते हैं, क्या टूल्स यूज़ करना है, क्या तरीका, कैसे बात करनी है गाँव वालों से, वो सब चीज़ों के प्रति हमें एक जाने से पहले भी 2 दिन के लिए गांव भेजा जाता है, ताकि हम वहां से देख के सीख के आ सकें। फैकल्टी के थ्रू गाइडेड होता है ये पूरा प्रोसेस। और उसके अलावा एक और पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, एक और सब्जेक्ट है PRA, जिसके थ्रू हम, उसमें हमारे सारे टूल्स बताए जाते हैं कि क्या क्या, जैसे फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन हो गया, FGD, या कोई इन डेप्थ इंटरव्यू हो गया किसी गाँव वालों से, तो कैसे उनसे बात की जाए ताकि उनकी भावनाओं को चोट ना पहुँचे, हम अपना कोई ओपिनियन उन पर ना थोपें, और फिर भी हम उनसे अच्छे से उनका व्यू जान सकें। इस तरह का पूरा फर्स्ट टर्म में हमारा सिलेबस यहाँ पे फोकस होता है। उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड टर्म से जाते जाते जो नॉर्मल बिजनेस स्कूल्स में भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, उसके तरफ फोकस बढ़ता है, ताकि हमें मैनेजर के तौर पे जो बेसिक नॉलेज चाहिए, जो जनरल अदर बी स्कूल्स में भी पढ़ाए जाते हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। उसके एडिशनल हमारे ऐसे कई सब्जेक्ट हैं जो कंटिन्यूसली हमारा रूरल के तरफ अप्रोच एकदम कॉन्स्टेंट बुलजाई की तरह रखते हैं। तो अभी हमारा जैसे करंटली हमारे पास, आप लोग सब पहले सेमेस्टर, सॉरी पहले ईयर में है, फर्स्ट ईयर और सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर थर्ड सेमेस्टर। तो अभी जैसे हमारा एक सब्जेक्ट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन बिजनेस, SDGB। इसमें हम लोग ये सीख रहे हैं कि कैसे रिस्पॉन्सिबली बिजनेस काम करते हैं। उस तरह के सारे सब्जेक्ट्स हर टर्म में, हर ईयर में हमारे पास आते रहते हैं, ताकि हमारा इस प्रोग्राम का यूनिकनेस बना रहे। ऐसा सिलेबस है। एक हम लोग इंटर्नशिप की बात कर रहे थे, थोड़ा सा आ गया जी। इनके इंटर्नशिप की हम लोग, जब हम आप लोग के पास मैं पहले आया तो आप लोगों ने इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में बताया, जिससे आप इंटर्नशिप नहीं, क्या बोलते हैं उस प्रोग्राम को? विलेज फील्ड वर्क, वो VFS है, अलग है वो। VFS है। तो उसमें 2 महीने के लिए मुझे, 8 हफ्ते के लिए शायद, मतलब मोटा मोटी 2 महीने के लिए आप लोग जाते हैं गांव में और वहाँ रह के पूरा समझते हैं कि कैसे क्या है। इसमें आपका मैटर नहीं करता कि आप शहरी बैकग्राउंड से हैं या किसी भी, ये कंपलसरी है, पार्ट ऑफ द कोर्स है, तो वहाँ जाते हैं। तो मुझे उस प्रोग्राम के बारे में बताइए कि किस तरीके से वो आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है, और जो लोग बिल्कुल नए हैं, जैसे सपोज इसने गाँव कभी देखा नहीं है,
गांव के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, कोर्स के थ्रू आपको जो भी पता चला, पर ग्राउंड पर आप जाते हैं तो एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है ना। तो जब गांव में जाते हो तो किस तरीके से कोर्स आपकी हेल्प करता है, उस कोर्स में होता क्या है? जैसे पहले दिन मैं पहुंचा, मुझे पता चला कि मुझे एक NGO या जो भी संस्था के थ्रू मैं जा रहा हूँ, कॉलेज के साथ अफिलिएटेड है, वो मुझे लेके गई, पहला दिन है, मैं गाँव में पहुँचा, अब क्या? नहीं, आपको एक RO मिलता है जो कि जो एजेंसी से जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से आपको रिसीव करते हैं वो, तो आपको एक गाँव अलॉट किया जाएगा, एक फैमिली अलॉट किया जाएगा, आप वहाँ पे रहोगे। तो फैमिली अलॉट मतलब NGOs का लिंक होता है उनका, कोई फैमिली जो आपको होस्ट करेगी, वो गांव की नेटिव मतलब वहीं की वहीं की लोकल फैमिली, आप वहीं रहोगे 2 महीने तक। और वो पूरा खर्चा पानी कैसे क्या होता है? खर्चा हम लोग पे कर देते हैं उन फैमिली को। अच्छा, ये आप पे करते हैं और नहीं NGOs पे? हम ही करते हैं। कई बार फैमिलीज नहीं मिलने करती हैं, वो हो जाता है, तो उस तरीके से हम वहाँ रहते हैं, फिर धीरे धीरे गाँव में ट्रैवल करते हैं। नहीं, थोड़ा इतना फास्ट पेस नहीं, आराम से बताइए। आप पहले दिन पहुँचे, फैमिली ने बताया कि भाई हम यहाँ, तो वो उनके साथ ही आपको उसी घर में जिसमें वो रह रहे हैं उसी में रहना होगा, उनके ही साथ ही पूरा सब खाना पीना सब कुछ है? बिल्कुल, तो वहीं रहते हैं। फिर धीरे धीरे फैमिली को जानते हैं सबसे पहले, तो वहाँ से फिर गांव का डेमोग्राफी जानने की कोशिश करते हैं, गांव में क्या रिसोर्सेस है वो जानने की कोशिश करते हैं। फिर हम खुद एक थीम चूज़ करते हैं जिस पे हम रिसर्च करना चाहते हैं। तो जैसे मेरा फॉर एग्जांपल नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस था, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ गया था, तो उस पर आप देखते हैं कि गाँव में क्या क्या रिसोर्सेज मिल रही हैं, उसमें क्या वैल्यू एडिशन हो सकता है ना, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ और हैं, तो आप वो चेन आप खुद ट्रेस करते हो, तो उस तरीके से हम रिसर्च करते हैं उसमें। तो ये 8 हफ्ते आप वहाँ रहेंगे, गांव में लोगों को समझेंगे, वहाँ के लोगों की समस्याएं जानेंगे और उसके बाद सोल्यूशन देते हैं। सोल्यूशन बोलिए, हाँ, मतलब एक तरह से हमारा रिसर्च है, वो सोल्यूशन ओरिएंटेड भी हो सकता है, कई बार ओपन एंडेड भी होता है। ओपन एंडेड मतलब हर चीज़ का आप सोल्यूशन एग्जैक्टली नहीं दे सकते ना। आपने मतलब एक प्रॉब्लम फाइंड आउट कर ली, फाइंड आउट किया, हाँ, उसमें आप पॉसिबिलिटीज़ निकाल सकते हो कि इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद आप यूनिवर्सिटी आके यहाँ पर अपना इंस्टीट्यूट में सबमिट कर देते हैं। हाँ जी, और उसके हिसाब से आपको ग्रेडिंग मिलती है। तो ये केवल ग्रेडिंग के लिए करते हो या पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए भी? मेरे लिए तो मैं बोलूँगा सबके लिए पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए होगा, क्योंकि बहुत लोगों ने गाँव देखा भी नहीं था, तो वहाँ जाके बहुत लोगों का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है लाइफ के प्रति और बहुत सारी चीज़ों के प्रति। मैं खुद गाँव से आता हूँ, तो फिर भी मैं जब छत्तीसगढ़ गया था तो मैंने डिफरेंट चीज़ देखा। मैं बिहार से हूँ, तो वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे मैं वीज़ा भी खुद कंपेयर करता था कि मेरे गांव में कैसा है, यहाँ पे कैसा है, तो आपका पर्सपेक्टिव ब्रॉड हो जाता है एक तरीके से। ये तो अच्छी बातें हो गई कि हम जब 8 दिन हफ्ते के लिए गए तो ये अच्छा सब होता है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप लोगों का उन 8 हफ्तों में जो आपको नई चीज़ पता चली, नया चैलेंज रहा होगा? ऐसा तो नहीं होता ना कि सब कुछ हमें पता था और सब स्मूथली हो गया 8 हफ्ते। ऑल दो आप लोगों के साथ NGOs जुड़ा होता है, आपके इंस्टीट्यूट से पूरी हेल्प हो रही है, सब हो रहा है, पर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो आपके लिए बिल्कुल सरप्राइजिंग हो, नया हो, या आपको वो डिफ़िकल्टीज़ आई हों, ऐसा कुछ तो रहा होगा। आप गए हैं अभी तक कोर्स पर, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? ओवरऑल एक्सपीरियंस तो अच्छा। पहले नाम बताइए, क्योंकि आप पिछले वीडियो में शुरुआत में हमारे साथ नहीं थे। मनीषा जी। ओवरऑल एक्सपीरियंस तो अच्छा था। चैलेंजेस एक ही आ सकते हैं कि शुरू में ट्रस्ट, आपको क्या है? वही शुरू में ट्रस्ट बिल्डिंग में थोड़ा गांव वालों के साथ बात करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अब जानते नहीं उनको, और वो इनिशियली सब ऐसे आपको घर में रख रहे हैं, बट स्टिल ओपनली वो सब इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। इवेंचुअली जब आप रहते हैं उनके साथ, उनके काम में हेल्प करते हैं, तो वो धीरे धीरे बैरियर ओवरकम्स हो जाते हैं एंड देन इट गो स्मूथली। सो ये एक चीज़ हो सकती है। आपका नाम क्या है? राकेश। राकेश, कहाँ से हैं राकेश? आई एम फ्रॉम कर्नाटका। कर्नाटका। आर यू कंफर्टेबल विद हिंदी? हाँ, तो जैसे गांव में ये पता कैसे चलता है कि जैसे उन्होंने बताया कि हमको NGO ही बता देता है कि इस फैमिली के साथ रहना है, तो NGO कैसे पता करता है कि हाँ आपको यही फैमिली के साथ रहना है? इसके लिए क्या पूरा प्रोसीजर रहता है? They will be having a one point of contact in the village. In every village they will be working. They will be having one point of contact. Usually that will be a village sarpanch. Or they will be having contact with SHGs. They will find contacts within that SHG and they will give that contact to us that you can coordinate with them to find a house in the village. जैसे छोटा क्राइटेरिया तो रहता है, आपने बताया कि सरपंच से वो कांटेक्ट करते हैं, वो सरपंच बताता है कि आपको इस परिवार के साथ रहना है, तो कुछ तो रहता होगा ना, जैसे फाइनेंशियल क्राइटेरिया रहता होगा कुछ कि हाँ मतलब इतना परिवार अफोर्ड कर सकता है आपको रखना है, ये सब, या फिर बिल्कुल रॉ हम चूज़ करते हैं कि रैंडम किसी भी एक परिवार को उठाया और उसके साथ हम रह रहे हैं? They will give certain option to us, like these are all the 3-4 options you have in the village. Like these are the houses. वही मुझे ऑप्शंस का ये जानना है कि कुछ क्राइटेरिया होता होगा ना, लाइक कि इनकम होगा या क्राइटेरिया, या फिर लोकेशन उस गांव के अंदर, जैसे कोई बीच गांव में रह रहा है या कोई किनारे रह रहा है, कुछ मतलब देयर मस्ट बी सम। They will find certain people that they are willing to give their houses for us for in a 2-month period, and they are willing to provide food. They will we will only bear the whole charges, but they will find the people who will be willing to give their houses on rent. आप गए हैं ना अभी गाँव में? Yeah, कहाँ पर गए थे? in Karnataka itself we went. In Shimoga district we went.
then a village name is Tamadihalli. For there we stayed for around 2 months. क्या सीख के आए हैं वहाँ से? बढ़िया एक्सपीरियंस था वहाँ पे तो. वी स्टेड विथ ग्रैंड मदर who was not with her son, parted with her son, who used to stay alone. And at last when we are returning back to our college, she was so attached with us, and she was not willing to let us go from the village. That much attachment we had gained from us, that much stress we had gained from us. So the whole 2 months experience was very much great. जब लड़कियों की बात हम करते हैं, आप लोग गांव में जाके रहे तो सेफ्टी के भी कंसर्न होते हैं सब, तो उन सब चीज़ों को कैसे एड्रेस करते हो? आपका नाम पहले तो? सभ्यता। सभ्यता। तो आप गई हैं गांव में? जी। किस गांव में गई थी? मैं गामड़ा बामनिया गई थी, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। तो ऑफकोर्स लड़कियों जाते तो आपके पास ये कंसर्न रहता है सेफ्टी का, बट क्योंकि ये एनजीओ से अटैच्ड रहता है जो ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सेफ्टी नेट प्रोवाइड करते हैं। तो आपको पता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन और अपने कॉलेज के बैकअप के साथ जा रहे हैं। और जो होस्ट फैमिली जिनके साथ आप रहते हैं, हम लोग एक होस्ट फैमिली के साथ रह रहे, उनको पता था कि हम किस लिए आए हैं, क्या करने आए हैं, तो वो प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर रहे थे हर चीज़। तो जब एक आप कहीं पे भी जाएगा, कोई भी नई जगह, तो वो लगता वो चैलेंज, बट जब आपको पता होता कि आपके साथ कोई चीज़ है और कुछ लोग हैं, तो आप कंफर्टेबली रह सकते हैं। तो जब हम उनके घर में रह रहे हैं और वो भी टोटल ऑफ 45 डेज़, तो वो ट्रस्ट रह जाता है। आपको वो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है कि अगर आपको कुछ सीखना है तो ये चैलेंज आ सकता है, बट अभी आया नहीं है कभी। हम लोग काफ़ी अच्छे से रहे, और क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन और उनके साथ वो ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, उनका पूरा टच है लोगों के साथ, वो जानते हैं कि वो किस लिए आ रहे हैं, तो इसलिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। जैसे हम लोग गांव की बात करते हैं, तो आप गांव में जा रहे हैं तो कई बार जैसे जाति एक हम लोगों के देश में, आप चाहे किसी भी गांव में चले जाएं, इवन शहरों में भी जाति एक बहुत बड़ा इशू है। कई बार लोग जातिवाद के तौर पे इस तरीके की चीज़ें करते हैं, मैं फ़लानी जाति का लोग नीचे। जैसे आप लोग जा रहे हैं तो डिफरेंट कास्ट से होंगे, डिफरेंट रिलीजन से भी होंगे, तो जब आप लोग जाते हैं तो आप लोगों को एक साथ कभी ऐसा हुआ कि गाँव में, या फिर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो कि हाँ ये एक बहुत बड़ा इशू है लाइक जाति का, या फिर कभी रहने में समस्या हो जिस परिवार के साथ रह रहे हो? जब परिवार डिसाइड होता है कि जिसके साथ आप रह रहे हो, तो उनकी कास्ट और इन सब चीज़ों का भी आप लोगों के पूरा वो सर्कल में ध्यान रखते हैं कई लोग? नहीं, ऐसा तो कास्ट देख के फैमिली या बच्चों का कास्ट देख के फैमिली देना ऐसा तो नहीं देखते, लेकिन हम जिस गांव में गए थे वहाँ पे कास्ट के हिसाब से लोगों की बस्ती डिवाइडेड थी कि इस बस्ती में। किस विलेज की बात करें आप, कहाँ गए? हम घाटा का गांव गए थे, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। वहाँ पे लोग रहते तो अपने कास्ट के हिसाब से अलग अलग बस्ती में थे, बट लोगों के बीच में ऐसा कोई बैर नहीं था, उनके बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, वो बहुत पीसफुली डिवाइडेड था, वो वैसे रह रहे थे। पर डिवाइडेड क्यों था? अगर लड़ाई झगड़ा नहीं है फिर डिवाइडेड, आपने जानने की कोशिश तो की ही होगी। वो ऐसा है कि वो बहुत सालों से चला आ रहा है, जो पुराने सब हमारे सब लाइक चला आ रहा है इंडियन कल्चर में, उस हिसाब से वो डिवाइडेड है। लेकिन लोग आप एक दूसरे के घर आना जाना, जैसे हम अगर कास्ट की बात करेंगे तो हम ब्राह्मण थे, हमारी होस्ट फैमिली एससी कास्ट से बिलोंग करती थी, लेकिन हमारे और उनके बीच में, हम उनके यहाँ बहुत खुशी से रह रहे थे। अगर हमें किसी और के यहाँ जाना है तो भी किसी को तकलीफ़ नहीं थी। वहाँ के जो ब्राह्मण थे वो भी एससी कास्ट के घर में, सबके घर में आना जाना सबका चलता था। वो कास्ट का लोकेशन ऐसे डिवाइडेड है क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ रहना आसपास वैसा पसंद करते हैं, ऐसा उनका कहना था। और वैसे हमारा गांव बहुत ही एजुकेटेड गांव था, आसपास के सारे गांव के कंपैरेटिव हम जिस गांव में थे वो काफ़ी एजुकेटेड था, उनको कास्ट रिलेटेड ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर आपको क्या प्रॉब्लम्स वहाँ फाइंड आउट की आपने कि हाँ ये प्रॉब्लम, यहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है? वहाँ एक मेन 2 प्रॉब्लम हमने देखे थे। एक तो पानी का प्रॉब्लम था कि राजस्थान डूंगरपुर वहाँ पे पानी बहुत ही तंगी में था, तो हम लोगों के घर में रनिंग टैप वाटर नहीं था। जिनके यहाँ हम रहते थे वहाँ पे पानी का नल नहीं था, पानी आता था सुबह एक बार गांव का फ़िल्टर्ड वाटर, उसको वो सब भर के कंटेनर और बाल्टियों में रखते थे दिन भर के यूज़ के लिए। तो वो एक प्रॉब्लम थी जो उन्होंने बताया, हमने देखा भी और हमने रहे भी उसके साथ। और उसके अलावा दूसरा था कि बैंक का इशू था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वहाँ पे थी कि एक बैंक दूर था, उस ग्रामीण बैंक जो था, हाँ उस गांव के अंदर नहीं था। कृषि लोन के लिए बैंक था, पर्सनल सेविंग्स एंड पर्सनल लोन्स, एजुकेशन लोन, ये सब के लिए गांव के अंदर बैंक नहीं था। गांव के 20 किलोमीटर दूर जो छोटा टाउन था वहाँ पे गांव बैंक था, वो दूसरा मेन प्रॉब्लम था उनके। तो आपने इसका सोल्यूशन सुझाया? हमने तो सोल्यूशंस यही, क्या सोल्यूशन?
कि SHG, जैसे SHG का वहाँ पे ऑलरेडी एक SHG काम करता है वुमेन का। वहाँ पे एक लेडी थी जिन्होंने क्या कहते हैं लोगों के समूह में पैसा कलेक्ट करना स्टार्ट किया था, ताकि अगर इमरजेंसी में वो खुद ही हर एक डिपॉजिट चलता था 500 रुपये हफ्ते के हिसाब से, और हफ्ते के 500 जब कलेक्ट होंगे जिसको ज़रूरत होगी वो सब आपस में डिसाइड करके वो पैसा उस पर्टिकुलर लेडी को देंगे एज लोन। उस चीज़ के लिए वो, लेकिन वो पर्सनल अपने स्वयं इच्छा से करती थी, उनका वो पर्सनल इनिशिएटिव था, वो गांव का या सरपंच या गवर्नमेंट द्वारा फंडेड ऐसा नहीं था। तो वो एक चीज़ हमने सजेस्ट की कि ये SHG जो उन्होंने पर्सनली स्टार्ट किया है उसको गवर्नमेंट बैकिंग के साथ गवर्नमेंट विलेज के मेन सेंटर पे स्टार्ट कर सकते हैं ऐसा। अच्छा, आप किस विलेज में गए थे? मैं गुजरात में ही, डांग डिस्ट्रिक्ट है साउथ में, महाराष्ट्र बॉर्डर में पड़ता है, मैं वहाँ पे गया हुआ था। वो तो आदिवासी पूरा इलाका है। पूरा आदिवासी इलाका। तो वहाँ आपको क्या समस्याएं दिखी? देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंगली हमने एक चीज़ देखी कि कई बार ऐसा होता है कि जो हिल स्टेशंस होते हैं, जो पर्यटन स्थल होते हैं, वहाँ हम जाके रिसोर्ट्स में जाके एंजॉय करके वापस आ जाते हैं। वहाँ के आसपास की जो सामाजिक प्रॉब्लम्स है उसको हम कभी नहीं देखते। डांग में सापुतारा और बहुत अच्छे अच्छे पर्यटन स्थल है, वहाँ पे बारिश की वजह से काफ़ी सुंदर हो जाता है, बट वहाँ पे उतने ही वो शायद गुजरात का सबसे पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट मान सकते हैं। अराउंड 99%। जितना मुझे जानकारी है कि डांग के कई क्षेत्र तो अभी ऐसे भी हैं जहाँ ढंग से पानी और बिजली और ये सड़क वड़क ये सब चीज़ें नहीं पहुँच पाई। यस। उसका रीज़न ये है कि कम्प्लीटली ट्राइबल बेल्ट है, और जैसे दक्षिण भारत में सबसे नीचे जो डांग है। दक्षिण गुजरात में सबसे नीचे, दक्षिण गुजरात में, हाँ जी। जैसे हम अभी जातिगत बात करते हैं कि कुछ जातियों का अभी भी उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं आ पाता है, उनकी इतनी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि वो अपने बात को आगे रख पाए। और हमने ये भी देखा, जैसे अभी आप प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, कि उनका जो मेन क्रॉप है जो उगाते हैं वो है रागी, जिसको बोलते हैं फिंगर मिलेट। अब आप देखिए कि बेंगलोर में, बॉम्बे में, दिल्ली में रागी के रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो कैफ़ेज़ में महंगी बिकती है, कि आपने रागी डोसा खा लिया तो 200 रुपये का डोसा आ गया, ऐसे कैफ़ेज़ होते हैं। अब उसी रागी को जब आप उगाते हैं तो आपको जब वो जो रागी मिलती है वो इन लोगों को 15 रुपये 20 रुपये किलो के दाम पे मिलती है। हमने ये भी देखा कि 1-2 घर ऐसे थे, कुछ शेड्यूल कास्ट के भी फैमिलीज़ वहाँ पे रह रहे थे, उनके पास ज़मीनें भी नहीं थी, और बिकॉज उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, उनकी वजह से उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति भी बहुत बिगड़ गई थी। और गांव में भले ही लोग साथ में रहते हैं और साथ में प्यार से, प्रेम भाव से रहते हैं, पर अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो कोई आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। हम एक जगह पे, मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हम एक जगह पे ठहरे हुए थे, हमारे PRA में सिखाया जाता है कि गाँव में अगर आप एक बार आप लोगों से अच्छे से पहचान में आ जाए तो गांव का जो सबसे बिछड़ा हुआ घर है आप उसके पास जाइए, उनके पास बैठ के उनकी समस्याओं के बारे में सुनिए। तो हम एक घर में गए थे, मैं आपको बताऊंगा कि उस घर में कुछ भी नहीं था। एक घर है जहाँ पे उन्होंने जो गोबर से लिपा हुआ जो घर होता है, ऐसा घर था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। एक चूल्हा था, उसके अंदर हमने जब बोला कि हमें कुछ खाना है, हम आपको 100 रुपये दे देंगे, तो उन्होंने वहाँ पे जो बहुत सारे अमाउंट में रागी होती है उसके आटे में से उन्होंने हमें रागी के 2-3 रोटी बना के हमें दे दी। सामने से 2-3 मिर्चियाँ तोड़ी, मिर्चियाँ को इस तरीके से पीस दी और हमें उसके सामने रख दिया। उसके अलावा उनके घर में कपड़े, फर्नीचर कुछ भी नहीं था। तो जब आप इस तरीके से की चीज़ें देखते हैं, आपको खुद को रहने में भी वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है। तो आपको लगता है कि अगर मैं यहाँ पे 1-2 दिन रह नहीं सकता तो ये पूरी ज़िंदगी यहाँ पे कैसे रहते हैं। तो इस तरीके की दिक्कतें आप देखते हैं और वो आपको बहुत सारी चीज़ों पे सोचने को मजबूर कर देता है। जैसे आम कोई इंसान जाता है गांव में, देखता है तो उसके लिए तय है कि वो समस्या देख के आ गया, अपना उसी समस्या से सिंपैथी आई, सब आए, पर आप लोगों के कोर्स में है कि उसका आपको समाधान भी सुझाना है, क्योंकि डेवलपमेंट का पार्ट यही होता है, आप समस्या को एड्रेस करिए फिर उसका एक सोल्यूशन सुझाइए। तो आपने जो प्रॉब्लम बताई कि उनके पास अभी इतनी बेसिक चीज़ें भी नहीं हुई, तो आपने उसका क्या सोल्यूशन सुझाया या क्या सोल्यूशन अभी लगता है? देखिए, अभी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन टर्म आया हुआ है जो गवर्नमेंट भी उसको बहुत ही एनकरेज करी, वो है FPO, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस। तो अगर फार्मर्स सब मिलके, जैसे मिल्क कोऑपरेटिव्स है, अमूल जिसका एग्जांपल है, कि सारे फार्मर्स मिलके जब दूध बेचते हैं तो दूध की वैल्यू में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। इसी तरीके से जब फार्मर्स अपनी सारे क्रॉप्स को, अपनी सारी फसल को मिलके बेचता है तो उनके पास एक बार्गेनिंग पावर हो जाता है। तो अगर इस मार्केट में, जैसे कि किसी एक मार्केट में, डांग में बहुत सारी जगह पे रागी होता है, लोगों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि रागी की इतनी वैल्यू है, तो वो लोग रागी बाहर नहीं बेच पाते क्योंकि क्वांटिटी भी कम है, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस ज़्यादा लग जाते हैं। तो हमने अपने रिसर्च पेपर में इस तरीके के सजेशन दिया था कि फार्मर सब मिलके अलग अलग गाँव में उनके रिप्रेजेंटेटिव हो जाए, वो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स
थाउजेंड्स ऑफ किलो, हज़ारों किलो की रागी इकट्ठी करके उसका FPO बनाए, और वो FPO अगर वो दूसरे स्टेट में जाके बेचे, मैं एक स्टेप और जाके कह सकता हूँ कि अगर वो उसको एक्सपोर्ट करे तो उनको पर केजी जो रागी मिल रही है उसमें वो 200-300% का इजाफा कर सकते हैं। तो उस प्रॉफिट के साथ वो अपने सोशल चेंजेस भी कर सकते हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और इस तरीके से उनका एक होलिस्टिक सोल्यूशन हो सकता है। और उसके साथ साथ हम कॉलेज में पढ़ते हैं, अमूल हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमने ये भी देखा कि वहाँ पे गाय भी नहीं थी। अगर आप, वर्गीस कुरियन ने प्रूव कर दिया कि अगर आप दूध का बिज़नेस करते हैं, अगर आप दूध डेयरी बिज़नेस करते हैं, तो आप मंथली ऑन एन एवरेज 10-15-20 हज़ार रुपये कमा सकते हैं, और गांव में 10-15 हज़ार की इनकम बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने ये भी सजेस्ट किया कि आप गाय का उछेर, पशुपालन का भी बिज़नेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट जैसे कह रहे थे कि हर एक चीज़ हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। दूसरा, हमें ये सिखाया जाता है कि आप वहाँ पे उन्हें कोई चीज़ सिखाने नहीं गए हैं, आप खुद सीखने गए हैं। तो पहले आप खुद सीखिए, आप ये सोल्यूशन से आप प्रपोज कीजिए कि ये हो सकता है। आगे चलने के लिए उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस लगते हैं। तो हाँ, ये सीखना और इस तरीके प्रपोज करना ही हमारा जर्नी रहता है। आपके पास आता हूँ मैं। जब हम बात कर रहे थे कि आपने पहले नौकरी भी की है, सब है ना, उसके बाद जब आप भारतीय सोसाइटी देखते हो, इवन जॉब्स में भी देख रहे हो आप, या कहीं पर भी किसी भी लेवल पर आप जाओगे, तो जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे जाति वाली डिवाइडेशन की, तो गांव में काफ़ी हद तक है अभी भी। जैसे उन्होंने बताया कि 4 जातियों के लोग अलग अलग रह रहे हैं, हालांकि वो पीसफुली रह रहे हैं, दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग कि वो पीसफुली रह रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ये है ना कि अलग अलग रह रहे हैं। तो जब आप यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट की बात करते हो, तो ये भी एक पार्ट है रूरल डेवलपमेंट का, कि लोग अपना एक सामूहिक रूप से रहना, सामूहिक रूप से खाना पीना, और आगे जीवन में हर चीज़ सामूहिक रूप से करने का उनके अंदर मोटिवेशन आ सके। तो इस चेंज के लिए फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं? नहीं, चेंज अगर आप एक क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल लेवल करना चाहो कि एकदम ख़त्म ही कर देंगे, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ओवर स्टेटमेंट होगा। इसके बजाय अगर हम देखें कि जैसे एवरी कास्ट हैज़ इज ओन आइडेंटिटी ना, तो एक सलाद का बोल जैसे होता है, एवरीवन प्रिजर्व देयर आइडेंटिटी एंड येट इट मेक्स अ कंप्लीट थिंग, है ना। तो उस अप्रोच को देखें और कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की कोशिश करें, तो वो बेटर होगा, ना कि एक लार्ज स्केल जो माओ टाइप स्टाइल होता है कि सब चीज़ ख़त्म कर दो। तो मेरे हिसाब से पर्सनली स्पीकिंग वो ओवर स्टेटमेंट होगा। तो बेटर ये हुआ कि हम प्रिजर्व करें आइडेंटिटीज़ को और कोलैबोरेशन को सपोर्ट करें और इनेबल करें। मतलब आपका ये कहना है कि जाति को एबॉलिश नहीं करना है, जातिवाद को अगर आप जबरदस्ती करना चाहो, दैट्स अ वेरी डेंजरस थिंग, दैट्स एज पर मी। पर इवेंचुअली हमें उस स्टेट पर तो पहुंचना है जहाँ जाति की वजह से एक डिवाइडेशन ना हो। आप लोगों में आप इनेबल कर रहे हो, फैमिलियराइज कर रहे हो। अगर कोई चाह रहा है कि अपना आइडेंटिटी मेंटेन करना, तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि तुम अपना आइडेंटिटी हटाओ। नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करने की बात है, लेकिन जैसे किसी के अंदर रिजिडनेस है अपनी जाति को लेके, एक जड़ता है कि नहीं मुझे ये चीज़ रखनी है, तो उसको किस तरीके से, मतलब मेरा ये सवाल है कि उसको किस तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हैं इस चीज़ के थ्रू कि नहीं इन चीज़ों को छोड़ना है, क्योंकि ये अब कंजर्वेटिव अप्रोच है और इन चीज़ों से आगे बढ़ के आप बेहतर तरीके से भी रह सकते हो। नहीं तो आप समाज को करने बोल रहे हो, स्टेट को करने बोल रहे हो, या सवाल किसके लिए? मेरा सवाल आम जनता के लिए है। जैसे आप गांव में गए, आपने देखा कि डिवाइडेशन है, लोगों से बात कर रहे हो, प्लस आप पॉलिसी बनाने में भी चूँकि आप जो भी सजेशन करते हो, आने वाले टाइम में आप जो भी जॉब करोगे, तो एक तरीके से पॉलिसी में भी आप लोग का हिस्सा रहेगा। पॉलिसी मेकिंग में भी गाँव को लेकर जो भी गाँव के विकास के लिए पॉलिसी बनेंगी, उसमें आप लोगों की भी रिसर्च है, आप लोगों का भी काम कहीं ना कहीं आता है ये सब चीज़ें। तो जब इस पर आप केवल बात करते केवल जाति को लेकर, तो इसको लेकर भी कोई एक समाधान तो होगा ना? हाँ, दो अप्रोचेज़ हैं। एक तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस अगर आप हेल्प करते हो या प्रमोट करते हो, तो उससे बेसिकली लोग छोटी छोटी डिफरेंसेस को भूल जाते हैं। जैसे पहले छुआछूत का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, अब आप नहीं देखोगे छुआछूत का बहुत बड़ा प्रॉब्लम गाँव में भी है ना। ट्रैवल करते हैं एक ही बस में, एक ही साथ जा रहे हैं, क्योंकि दैट इज़ इकोनॉमिकली फीजिबल। और दूसरा बात है कि अगर कास्ट आइडेंटिटी से कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उसके लिए प्रोविजन स्टेट के पास है। तो आप स्टेट इंफ्रा को सपोर्ट करो या उसको स्ट्रॉन्ग करो, तो दोनों लेवल आप हेल्प कर रहे हो बेसिकली। तो मेरा ये कहना है इसमें। जैसे जाति वाली पे बस लास्ट एक सवाल मेरा ये है कि अभी भी ऐसे, जैसे उन्होंने बताया कि अभी डिस्क्रिमिनेशन इस तरीके का नहीं है, छुआछूत नहीं है, लेकिन अभी भी कई बार वीडियो आते हैं, कई खबरें आती हैं कि फ़लानी जगह दूल्हा, अगर कोई ऐसी कम्युनिटी से दूल्हा था, वो बैठ गया घोड़ी पे तो उसको उतार लिया या मारा या पीटा, इस तरह की खबरें कंटिन्यूसली आती हैं, है ना। तो जब आप लोगों के कोर्स में ये पढ़ाई की जाती है रूरल डेवलपमेंट की, तो वहाँ पर ज़रूर इस तरीके की चीज़ों को भी एड्रेस किया जाता होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में हमें पीछे ले जाने वाली चीज़ें हैं, है ना। तो इन पर क्या आपके कोर्स में है कुछ? एक्चुअली
एक्चुअली हाँ बिल्कुल बताइए। जी हाँ। सो हम जो कोर्स के बारे में बात करें RSP, रूरल सोसाइटी एंड पॉलिटी, उसके अंदर रूरल सोसाइटीज़ के बारे में, उनकी कास्ट के बारे में बहुत डेप्थ में किया जाता है। उसमें एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ जो कास्ट की आती है, जो एक्चुअली अनमोल भाई के साथ भी आपकी जो डिस्कशन हो रही थी, उनका जो एक पर्पस है वो ऐसा है कि उनकी एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी बनी हुई है, उसमें इश्यूज़ है, उसमें प्रॉब्लम्स है, बट उस प्रॉब्लम्स को अगर आप उनके साथ आप उनके साथ जो ट्रांजैक्शन करें वो ट्रांजैक्शनल रिलेशंस है। आप बाहर रह रहे हैं, आप VFS के टाइम से उनको मिल रहे हैं, या फिर आप कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ जॉब कर रहे हैं, तो इस टाइप के रेडिकल चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि उनकी सोसाइटी उसके बाद के चेंजेस को अभी तक ग्रास्प नहीं कर पाई है। तो कर ये सकते हैं, जो इसका एक आइडियल सोल्यूशन है कि इंफॉर्मेशन एम्पावरमेंट हो सकता है, जहाँ इनको चीज़ें पता चले, उसके बाद जैसे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के बेनिफिट जब उनको पता चले तो वो खुद सामने से इस चीज़ पे बाहर आए। वो एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन रह सकता है, रादर देन कि आप किसी को एकदम डायरेक्टली बोल दे कि आप तो ये कैसी कास्ट सिस्टम कर रहे हैं, क्या है। क्योंकि आप ये भी देख सकते हैं कि कई बार जब ये बहुत ही एनरूटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं, अगर आप उसको विदाउट केयर अचानक से उसको एड्रेस करने का ट्राई करो तो रिपरकशन भी हो सकते हैं। ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं जहाँ पे गांव के लोग अग्रेसिव हो जाए। हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ते हैं, CSR। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कई कंपनीज इस तरीके से यूज़ करती है कि जैसे मुझे गाँव में एक प्रोजेक्ट करना है, अब गाँव वाले वो प्रोजेक्ट मान नहीं रहे, तो गाँव वाले प्रोजेक्ट में गुस्सा हो जाते हैं। तो एक CSR मैनेजर जाके गाँव वालों के साथ बात करेगा, चर्चा करेगा कि आपको इस प्रोजेक्ट से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, गांव वालों को कुछ परेशानियां वो उसको एड्रेस कर सकता है। तो आपको इस तरीके से ट्रांजैक्शनल वे में चीज़ें करनी पड़ेगी, रादर देन कि आप रेडिकली कोई भी सोल्यूशन ला दे। तो मैं खुद गुजरात से हूँ, आपने जिस तरीके से जो चीज़ें बोली वो चीज़ें यहाँ पे होती रहती है, और बहुत ही दुख की बात है कि इस टाइम इस समाज में भी ये चीज़ें होती रहती है। जब इसके सोल्यूशंस की बात करते हैं तो हमें बहुत ही केयरफुल अप्रोच रखना पड़ता है, और हमें ऐसा जो इरमा जो स्टैंड कर दी है कि अगर हम इसके बिजनेस सोल्यूशंस देंगे वो ज़्यादा सस्टेनेबल होगा, वो ज़्यादा दीर्घकालीन होगा, रादर देन कि हम उसको सीधे ही एड्रेस कर दें। मतलब सोशली आप डायरेक्ट हार्ड हिटिंग के बजाय उनको एक बिजनेस सोल्यूशन जी, वो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा सोल्यूशन रहेगा, जो इरमा सिखाता है हमें। जी इरमा पर ही आते हैं, डे टू डे एक्टिविटी पर आते हैं कि सबसे पहले सुबह हुआ, सो के जगह, पता है कि आज पढ़ाई करने जाना है, सबसे पहले सो के जगने के बाद आप नाश्ता करने आए कैंटीन में। यहाँ की कैंटीन वैंटीन व्यवस्था कैसी है? यहाँ का मेस स्टूडेंट मेस है, और दूसरा एक अमूल फूडलैंड का अमूल कैफ़े है। तो मेस में हमें हर तरह का खाना मिलता है, नाश्ते, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, हर तरह के, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेट के, हर रीजन के बच्चे हैं, तो हर रीजन और हर स्टेट के अलग अलग खानों का एकदम बैलेंस्ड मील बनाया गया है, ताकि सबको सब तरह का खाना मिले। नाश्ते में हमें इडली डोसा से लेके थेपले से आलू पराठा सब मिल जाता है यहाँ पे। सब हॉस्टलाइट्स हैं यहाँ पर ना? ये रेसिडेंशियल कैंपस है, रेसिडेंशियल कोर्स है, तो सबको यहाँ हॉस्टल में ही रह के पढ़ना है। अगर आप लोकल से भी हो तब भी आपको यहीं पर रहकर तब भी यहीं रहना है। ना? ठीक है, तो जैसे नाश्ता किया, पढ़ाई करने गए, दिन भर अपनी पढ़ाई की, मौज मस्ती के लिए क्या करते हो दिन में? हमारा पढ़ाई की बहुत देर तक बातें हो गई हैं अभी। तो हमारे पास सामने ग्राउंड है, बास्केट, उधर फुटबॉल ग्राउंड है, हमारा क्रिकेट ग्राउंड है, फिर हमारा SSC है जहाँ पे जिम वगैरह की फैसिलिटी है, TT वगैरह, मतलब सारे स्पोर्ट्स वगैरह वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इस तरह हमारा बैलेंस वो मेंटेन हो जाता है। फिर अगर हमें मेस का कभी नहीं खाना तो हमारे पास कैफेटेरिया, आप वहाँ पर जाके ऑप्शनल अपना जो आपको प्रेफर करना है आप वो सब खा सकते हो। तो वो हमारा बैलेंस अच्छा मेंटेन हो जाता है। अच्छा, और जैसे यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग दिल्ली में जाते हैं तो JNU हो गया, या काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियों के बाहर निकलने के समय पर कि हाँ इतने समय में आपको अपने जो जहाँ पर भी आप रुके हुए हैं हॉस्टल में या जो भी जगह है वहाँ पर आप अंदर चले जाएंगे, तो यहाँ पर रुक रिस्ट्रिक्शन है क्या लड़कियों को लेकर? रिस्ट्रिक्शन एज इन कि क्योंकि कैंपस है तो वो रिस्ट्रिक्शन सबके लिए अप्लाइड है, क्योंकि एक रूल तो होना चाहिए, नहीं तो और लोगों को भी दिक्कत होगी कि क्या सिक्योरिटी है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। तो 11 PM का रेस्ट्रिक्शन है, वो टाइम लिमिट है कि आपको उसके तक आ जाना है। और आ जाना मतलब बाहर से अंदर ही? बाहर से अंदर आ जाना, और कोई परमिशन ऐसा नहीं है, वो आपको एज एडल्ट ट्रीट करते कि आप यहाँ पे PG करने आए हैं तो आपको अपनी जिम्मेदारी पता होनी चाहिए। तो वैसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अब आप लड़कियाँ नहीं जा सकते, लड़के जा सकते, या लड़के नहीं जा सकते, लड़कियाँ जा सकते। और विद इन कैंपस आप चाहे दिन हो चाहे रात कभी भी घूम सकते हैं? हाँ, विद इन कैंपस पूरे टाइम खुला है, क्योंकि और अगर आप एक्चुअली कैंपस की एक चीज़ देखेंगे तो हर किसी के रूम के सामने एक व्यू है। तो ये एक थॉट प्रोसेस के साथ बनाया गया था कि आपके वैसा आपकी जो सोच है वो कॉन्स्टेंटली रहनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई एरिया में ऐसे बंद कर दिया गया। ये कैंपस है, आप जितना सोच सकते सोचिए, जितना अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते करिए, तो वैसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। अच्छा, फीस स्ट्रक्चर क्या है यहाँ का?
Fee structure is 16 lakh this year and 16? 16 lakhs. 16 lakhs. Including the mess food, hostel food, वो सब accommodation वगैरह covered रहता है for 2 years. तो 16 लाख रुपए में हम 2 साल की यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। जी पर लेकिन ये 16 लाख सब तो अफोर्ड कर नहीं सकते, तो लोन और ये सब लेके जी स्टूडेंट लोन अवेलेबल होता है तो वो अवेल करते हैं। एक आप अगर बैंक्स पर जाएंगे तो बैंक्स इंस्टीट्यूशंस को 3 ग्रेड में रेट करता है, AAA, AA और A। तो जैसे इरमा का चूँकि इतनी बड़ी लेगेसी रही हुई है, एक ज़माने में IIM अहमदाबाद और बैंगलोर के बाद तीसरा बी स्कूल इंडिया में इरमा ही था, तो थर्ड ओल्डेस्ट बी स्कूल आप इरमा को आप कह सकते हैं। तो इरमा एक AAA रेटेड कॉलेज में काउंटिंग होती है, तो जो भी आप किसी भी बैंक के पास जाएँ तो बिना कोलेट्रल के बैंक आपको इसको लोन तुरंत से तुरंत ऑफर कर देते हैं। और कुछ इरमा के कुछ पार्टनर्स, बैंक के कुछ पार्टनर सेटिंग्स हैं इरमा के साथ, मतलब दे कम टू द एडमिशंस ऑफिस कि हम देना चाहते हैं। तो इरमा क्या करता है, बच्चों को बताता है कि ये 8-10 बैंक हैं, आपको जिनसे लेना ले सकते हैं आप एडमिशन यहाँ से। आप जाइए उनके पास, उन्हें बस आपका एक एडमिशन लेटर चाहिए होता है, कोई कोलेट्रल नहीं, कोई को बॉरोवर के सिग्नेचर नहीं, आपने आज साइन किया, 2 दिन के अंदर से मैंने कैनरा बैंक से लिया था लोन, 2 दिन के अंदर मेरे लोन सैंक्शन हो चुके थे पूरे के पूरे। और ये सारे बच्चों के लिए लागू होती है पूरी की पूरी। तो जितने बच्चे हैं उनकी फ़ीस सैंक्शन तुरंत हो जाती है। और चूँकि इरमा का मीडियन सैलरी 15 से ऊपर का रहा है, तो हमेशा इन बच्चों को भरोसा रहता है कि आने वाले 5 सालों में लोन तो हम चुका ही देंगे पूरा का पूरा। और बस बात फिर हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो जहाँ बाकी कुछ जो मतलब जो अगर 20 स्कूल की रैंकिंग देखी जाए तो जहाँ शायद EMI शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हेवी रहता है, इरमा के लिए पता था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सब्सिडाइज भी कर देती है बैंक को। तो मैक्सिमम बच्चे जो इरमा के रहें, किन्हीं का भी जनरली आपको टेन्योर लोन 15-20 साल का मिलता है, लेकिन किन्हीं का भी टेन्योर लोन कभी भी 5 या 6 से ज़्यादा कभी गया नहीं आज तक। तो ये इरमा के प्लेसमेंट और इरमा की जो एक्टिविटी रही है कि बैंक्स की वजह से ये एक मिनट मुझे ये जानना है, ये बेल हाँ ये मैं बताता हूँ। बेल है ये किसके लिए बज रही है? ये चाइम्स बोलते हैं हम लोग इसको। चाइम्स क्या होता है कि बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया था डॉक्टर कुरियन की बर्थ सेलिब्रेटरी पे, बर्थ उनकी जो 100वीं वर्षगांठ पे की है। ये आपको फैक्ट्रीज में मिलेगी, इसको हम लोग क्लैरन चाइम्स भी बोलते हैं। तो फैक्ट्री में क्या होता है कि ये लगी हुई रहती है, ये हर घंटे पे बजता है, और ना आप अगर ध्यान से सुनोगे तो वंदे मातरम की धुन बजती है इस पर। ये अच्छा, तो अभी 6 बज गया है, तो 6 बजे के हिसाब से बजेगा? हाँ 7 बजे फिर बजेगा ये। तो 1 घंटे वाला है कि हाँ 1 घंटा हो गया हमारा? हाँ 1 घंटा हो गया आपका ये। तो ये दिन में रात में हमेशा बजता है? रात 12 बजे का फिर बंद कर दिया था ताकि तो रात में तो फिर नहीं तो फिर ठीक है, लेकिन रात 12 बजे तक बजता रहेगा। रात में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी लाइटिंग भी रहती है इसकी। तो ये चाइम्स की स्टोरी है। चाइम्स शुरू से नहीं था कैंपस में, डॉक्टर कुरियन की 100वीं वर्षगांठ पे इसको एस्टैब्लिश किया गया था यहाँ पे। तो ये जो मतलब इसके पास एक चीज़ और जानिए, मैनुअल है या फिर ये ऑटोमेटिक है? ऑटोमेटिक। और ये हमारा जैसे रिक्रिएशन का आप पूछ रहे थे, तो एक ये भी हम स्टूडेंट्स का सेंटर होता है कि इवनिंग में जब होता है ना, मौसम बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स गैदर होंगे अपनी गैदरिंग में, कोई म्यूजिक गा रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहा है, तो ये भी हमारा एक रिक्रिएशन स्पॉट रहता है यहाँ पर। अच्छा, जैसे फन एक्टिविटीज़ में जैसे डे टू डे तो आपने बता दिया कि खेल ले रहे हैं, हम घूम ले रहे हैं, लेकिन जैसे टाइम टू टाइम एक फ़न एक्टिविटी होती है कि चलो नुक्कड़ सभा कर लिए या मान लीजिए कोई प्रोग्राम कर लिए, तो ये सब चीज़ें आप लोग करते हैं? बिल्कुल, मतलब हमारे कॉलेज में सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं हर कम्युनिटी के, चाहे महावीर जयंती हो गई वो, फिर चाहे ईद हमने सेलिब्रेट किया, हम ओनम हर तरह, मतलब कोई ऐसा त्यौहार नहीं है जो हम सेलिब्रेट नहीं करते। तो टाइम टू टाइम हमारे करिकुलम के साथ साथ पढ़ाई, हम लोग सुबह में लेक्चर्स करेंगे, हम लोग इवनिंग में सेलिब्रेट कर रहे हैं फेस्टिवल्स, तो उस तरह हमारा पूरा बैलेंस बना रहता है। कभी भी ऐसा कोई ऐसा हमें अभी तक 1 साल हुआ, एक भी ऐसा महीना नहीं था जब कोई त्यौहार हम लोग ने सेलिब्रेट नहीं किया। तो इसलिए एक होता है ना कि आप कुछ भी मिस आउट नहीं फील करते हो, कोई भी फेस्टिवल है हम ज़रूर यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। फैकल्टी, स्टूडेंट्स सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। स्टूडेंट्स मोस्टली इनिशिएट लेते हैं कि जैसे अगर यहाँ पे कुछ महाराष्ट्र के हैं तो वो लोग कहेंगे कि हमारा त्यौहार हम, क्योंकि उनको पता है, तो हम लोग उनको एक अपर एज देंगे कि आप बताओ आपका कल्चर कैसा है, तो वो लोग सेलिब्रेट करेंगे। फिर उनका खाना भी वैसे, उस दिन हमारा मेस का खाना फिर उस तरीके से रहेगा जो वहाँ की स्पेशलिटी है उस जगह की। तो इस तरीके से हमारा फुल बैलेंस चलता है यहाँ पर। नुक्कड़ नाटक ये सब चीज़ें करते हैं हम लोग? नुक्कड़ नाटक भी होता है हमारा, क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस या रिपब्लिक डे, ऐसे सारे स्पेशल डेज पे जब होता है तो स्टूडेंट्स की तरफ से नुक्कड़ नाटक, अलग अलग कल्चरल परफॉर्मेंसेस सब होते हैं। तो अभी जैसे एक हमारा बहुत ही बड़ा इवेंट है कॉलेज का, मिलाप करके, जो एलुमनाई मीटअप होता है, उसके अंदर हम लोग का आनंद रन भी एक है, जिसमें पूरा आनंद के शहर के लिए एक मैराथन टाइप का 5-6 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक के लोगों के लिए मैराथन ऑर्गेनाइज कॉलेज करवाते हैं। हम स्टूडेंट्स मिलके करते हैं विद सपोर्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पॉन्सर्स। तो उसके अंदर हम लोग अवेयरनेस के लिए नुक्कड़ नाटक, फ्लैश मॉब, डांसेस, सब बाहर जाके कैंपस के बाहर अलग अलग लोकेशन में, आनंद में, ये सब करवाते हैं एज स्टूडेंट्स। अच्छा, स्टूडेंट्स की फेवरेट जगह कौन सी है घूमने के लिए?
जैसे यूनिवर्सिटी के आसपास कोई एक जगह हो जाती है कि हाँ चलो यहाँ जाएंगे, यहाँ चाय पियेंगे, वहाँ मौज मस्ती करेंगे? जी, एक तो कैंपस ही बहुत बड़ा और सुंदर है, तो इसलिए ज़्यादा बाहर नहीं जाते, बट बाहर आनंद में हो गया, उतना मैं बाहर नहीं, गणेश बताइए। जी, यहाँ पास में सोलरिस है, फिर गणेश चौकरी है, तो ये आसपास यहाँ पे फ्रूट्स मिलते हैं, जूसेस, तो पीने चले जाते हैं कभी भी वॉक करते हुए, क्योंकि काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट लगा हम लोग जब यहाँ आए गुजरात का। मैं खुद बिहार से हूँ, तो यहाँ पे निकलते और फ्रेंड्स के साथ चौकरी तक वहाँ पे जूस पी के आ सकते हैं। तो ये आसपास ज़्यादा तो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, और अगर कोई और बेहतर बता सके तो। कोई बताना चाहेगा? यहाँ पे एक बहुत अच्छी जगह है, अमूल का जो ऑफिस है, मेन ऑफिस, उसके जस्ट सामने एक रजवाड़ी की चाय की। कहाँ पर है अमूल का मेन ऑफिस? अमूल का मेन ऑफिस आप यहाँ गेट से बाहर निकलेंगे, राइट हैंड लेने पे गणेश चौकड़ी से हल्का आगे जाने पे अमूल का मेन हेडक्वार्टर है। मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है? हाँ, आप आराम से पैदल भी चल के जा सकते हैं आप। तो उसके जस्ट सामने एक रजवाड़ी की चाय स्टॉल है, बहुतों की फेवरेट हॉटस्पॉट है वहाँ पे जाने की। उसका मतलब दो मेन रीज़न रहा है, बहुत लोग अमूल को देखते हैं, उनका एक पोटेंशियल रिक्रूटर भी है, बहुत सारे अलुमनाई वहाँ पे जॉब भी करते हैं। तो एक रजवाड़ी की चाय काफ़ी अच्छी रहती है। कभी आपको अगर इसलिए कि चाय अच्छी है या इसलिए कि एल्यूमिनाई मीटअप हो जाता है? मीटअप भी हो जाता है, और प्लस कभी कभार होता है कि आप मेस की चाय से बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा एक आपको एक ब्रेक चाहिए, या कुछ ज़्यादा एकेडमिक स्ट्रेसफुल हो गया था, कुछ 4-5 क्विज दे दिया आपने, तो चलो एक बार बाहर घूम भी आएंगे, एक एक्सकर्सन भी हो जाएगा, और सामने बगल में एक अमूल का फूड लैंड भी है, खाना काफ़ी अच्छा रहता है वहाँ का, आपने चाय भी पी ली, एक आउटिंग भी हो गई, और फिर घूम फिर कर आप वापस आ गए आप कैंपस में। तो एक काफ़ी अच्छा एक हॉटस्पॉट है लोगों के मिलने जुलने के लिए वहाँ पे। वो एक आप साउथ से, मुझे आपसे एक सवाल करना था, बहुत देर से मेरे दिमाग में आ रहा है बार बार। तो जैसे आप साउथ से यहाँ पर आए, मतलब कर्नाटक से आप यहाँ पर आए, तो आपको यहाँ पर क्या डिफरेंट लगा कि लाइक लोकल के बारे में बात पूछ रहा हूँ? The kind of villages and the kind of people. How is it different? Time we spend in the campus itself, the diversity itself is very great here. We get to know with people from various states across India, and we're from our state we are like 40 members in total who are studying here, and it's been 8 months nearly. And when we visited the villages for IFS and all during starting when we joined IRMA, the villages kind of are different. The language they speak is of course Gujarati, their native language. It is different from Hindi, but most of the people were conversing in Hindi also with us. Yes. तो आपके लिए वो लैंग्वेज बैरियर तो हो जाता होगा ना कई बार, कि चूँकि यहाँ पर लोग गुजराती बोलेंगे लोकल में, या फिर हिंदी बोल रहे हैं? But most of the people they will understand Hindi. अच्छा, एंड यू स्पीक वेरी I गुड। can understand Hindi and I can speak most of और the. आपने हमारे साथ नहीं बोली? I can speak, but the fluency is not that. नहीं, इट्स ऑल राइट। That's why. But we can manage Hindi. After coming here, many of us have learned Hindi. तो एंजॉय करते हैं कैंपस को? Yeah, of course. और बाहर? हाँ, इतना ज़्यादा नहीं जाता है, अंदर ही रहता है. तो बाहर क्यों नहीं जाते हैं? The campus itself is very good, that's why. तो ज़्यादा बाहर जाने का मन नहीं होता? हाँ, इसलिए. अच्छा, जैसे पेरेंट्स अगर आते हैं, मान लीजिए चूँकि ये काफ़ी दूर है, मतलब कोई बिहार से आया हुआ है, कोई बनारस से, कोई अलग अलग एरिया से हैं, जैसे कर्नाटक से हैं भाई बता रहे थे वो, तो किसी पेरेंट्स आए मिलने के लिए, तो उसकी स्टे का कहाँ रहता है? एक तो आप ETTC में बुक कर सकते हो, या वो पेड रहता है? हाँ, पेड रहता है। और मान लो अगर पेरेंट्स आए हैं, उनको मतलब एक दिन रुकना है और पे नहीं करना हो तो? पे तो करना चाहिए, मैनेजर हम लोग पैसा निकलवाए ये तो सिखाया जाता है। नहीं, दैट्स ऑब्वियसली ना, आप रहोगे तो पे करोगे। या बाहर होटल हैं, वहाँ रह सकते हो आप। बाहर होटल हैं, या फिर और बाकी उनकी कोई रिस्ट्रिक्शन तो रहती नहीं है कि आए कभी भी? पेरेंट्स के लिए नहीं है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए 11 बजे तक आना होता है। चलिए, मेरा लास्ट सवाल है, आप लोग कोई अपनी तरफ से कुछ एडअप करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में? वरना मेरा एक लास्ट सवाल है। मैं जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, हम लोग अपने आप को बोलते थे JLUites, JNU वाले बोलते हैं कि वो JNU, मतलब हर यूनिवर्सिटी अपना एक बना लेती है कि हम यहाँ के हैं। DU वाले भी अपना एक बना के रखते हैं। तो अपने लोगों ने कोई इरमा का ऐसा कुछ बनाया हुआ है टाइप? क्या नाम पढ़ते हैं इरमा के? पहला है तो कॉमन है द इरमन्स, दूसरा हम लोग बोलते हैं वी आर द बेयरफुट मैनेजर्स। बेयरफुट मैनेजर्स मतलब ऐसा जो आप बात करते हैं VFS की, VFS क्रिएट करता है मैनेजर को एक बेयरफुट मैनेजर में। तो ये एक वो शब्द है जो डिफ्रेंशिएट क्या करता है प्रॉफिट और प्रॉफिटरिंग के बीच में। हमें प्रॉफिट तो कमाना है, लेकिन उस प्रॉफिट का खामियाजा किसी गरीब को कभी भुगतना ना पड़े, प्रॉफिटरिंग ना हो। इसलिए जो डॉक्टर कुरियन ने भी वर्ड कॉइन किया था कि इरमन्स आर द बेयरफुट मैनेजर, दे आर नॉट जस्ट लाइक द नॉर्मल बिजनेस मैनेजर्स दैट अदर बीज को क्रिएटिंग अपॉन टू इट। तो इरमन्स तो एक कॉमन नाम है, बट द बेयरफुट मैनेजर्स इज़ द नेम जो सारे इरमन्स अपने आप को उसे एडजॉइन करते हैं। अच्छा, एल्यूमिनाइज इन सबसे मिल लेते हैं ना आप लोग? बढ़िया। तो जब उनसे मिलते होंगे तो इरमा को लेकर बड़ी बात भी होती होगी, है ना?
बताइए। मैं जिस एलुमनाई सेल में हूँ मैं बताऊँ, एक हमारे पास एक स्टूडेंट एलुमनाई रन सेल है यहाँ पे, जिसको हम एलुमनाई रिलेशन सेल बोलते हैं। जैसे अभी आपको विसा बता रही थी, साल में हर बार एक इवेंट होता है हम जिसको हम बोलते हैं मिलाप। मिलाप का मतलब हुआ कि मिलने आप वापस आइए, जिसमें मेन उसके 4 फेजेस रहते हैं, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद। तो 10 साल बाद वालों को लगता है कि तो वापस तुरंत, लेकिन जो 40 साल वाले से जब आप मिलोगे ना, जो PRM4 या PRM1 के पास आउट थे, उनका जब इमोशन जब आउटफ्लो होता है, जो आप पता लगा कि अच्छा कैंपस कैसे डेवलप हुआ, कैंपस किन फेजेस के थ्रू गुजरा है, वो एक अपने आप में एक पूरी अलग ही जर्नी है पूरी की पूरी। वहाँ आपको CEO भी दिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर RS सोदी MDGC में रहे हुए हैं, डॉक्टर अंशु मलिक करेंटली ये भी CEO हैं आजानी विलमार के, तो वो आते हैं कैंपस पे। वो आपको जब कैंपस में आएंगे तो अभी आप कभी नहीं पाओगे कि वो CEO हैं, आपको लगेगा कि ही इज़ ऑल्सो जस्ट ए नॉर्मल इरमन। तो जब आपको उनसे मिलने का मौका मिलता है तो आपको दिखता है कि अच्छा एक इरमन की वैल्यू और फिलॉसफी, एक जस्ट लाइक ए नॉर्मल बिग फैमिली, एक मिलाप हो गया। दूसरा हो गया कि डे टू डे बेसिस आपको मतलब हमारे बहुत सारे कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो हमारे एलुमनाई ही हमें आगे पढ़ाते हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद से कोर्सेज डिज़ाइन करने का मौका स्टूडेंट्स के हाथ में। हम एक हमारा फंडा जिसको हम इलेक्टिव्स बोलते हैं, आप चुन सकते हैं कि आपको कौन सी कोर्स पढ़नी है। तो बहुत बार आता है कि शायद उसकी फैकल्टी अवेलेबल ना हो, लेकिन मार्केट में इंडस्ट्री लीडर हैं जो एलुमनाई ही हैं, मतलब वहाँ पे दे हैप्पली टेक टू चलो मैं क्लास लेने को रेडी है, मतलब एक इंट्रैक्शन आपका वहाँ पे भी होता है। तीसरा होता है जब आप समर इंटर्नशिप में जब आप जाओगे तो एक होता है चैप्टर मीट्स करवाए जाते हैं, जो मतलब जैसे मान लो मैं जमशेदपुर जा रहा हूँ, ये कलकत्ता जा रही है, तो दे ऑर्गेनाइज कि चलो चैप्टर मीट करवाते हैं, तो वहाँ के सारे एलुमनाई वहाँ पे आके मिलते हैं आपके बच्चों से। महीने में 3 से 4 बार डिफरेंट गेस्ट टॉक्स भी होते हैं जो डिफरेंट लेवल्स पर आता है। कोई NGO से आएगा बोलने के लिए, कोई इंडस्ट्री से, कोई FMCG से, कोई बैंकिंग सेक्टर से। तो एक एलुमनाई एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ नॉट ओनली मोटिवेशन, एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ मेंटरशिप और रिसेंट इंडस्ट्री इनसाइट भी एलुमनाई देते रहते हैं, जो आप अलाइन कर पाते हैं अपने जो आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी। और प्लस साथ में इरमा को भी हेल्प मिलता है कि अपने कोर्सेज को पीरियडिकली रिवाइज करते रहे। तो एक एलुमनाई का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे रहता है। ये एलुमनाई को इसलिए अच्छा लगता है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहता है मिलाप इवेंट के अंदर, कि एलुमनाई अगर चाहे, अगर वो यहाँ पे अगर वो यहाँ पे अटेंड करें तो वो अपने पुराने रूम में रह सकते हैं। तो हम लोग हमारा रूम उनके लिए खाली कर देते हैं, वो 1-2 दिन के लिए अपने पुराने रूम में रहते हैं। और जो बैचेस का रीयूनियन होता है वो हमने खुद देखा हुआ है कि वो सालों के बाद अपने दोस्तों के साथ फिर से मिल रहे हैं। मेरे ही दोस्त हैं, क्योंकि हम ओल्ड ब्लॉक्स में रहते हैं, कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जो बहुत मतलब 40 साल पुराने हैं। तो मेरे एक दोस्त के साथ मेरी बात हो रही थी कि जब ये मिलाप हुआ तो एक अंकल उसके रूम में आए और ऐसे एकदम देखने लगे। फिर उसने मतलब उनकी आंखें भर आई, उन्होंने बोला कि आज से 40 साल पहले ये मेरा रूम था। तो आज तक ये रूम्स की लेगेसी चल रही है। और जब ये मिलाप इवेंट होता है तो वो सारी बैचेस हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं। बहुत इनफॉर्मल इवेंट होता है, इसके साथ वो लोग उन्होंने कैंपस में क्या मस्ती करी, सिर्फ कॉर्पोरेट बातें तो चलती रहती है, बट कैंपस में क्या मस्ती करी, कैसी चीज़ें रहती थी। तो एक होलिस्टिक फैमिली एनवायरनमेंट रहता है, जिसकी वजह से अगर आगे चल के हमें उनसे कोई हेल्प चाहिए होती है तो हम बेझिझक पूछ सकते हैं, वो भी हमें हेल्प कर सकते हैं। जैसे सालिन ने बताया कि ETDC के जो रूम्स हैं फुली एयर कंडीशन है, मस्त बड़ा सा क्या कहते हैं वो अटैच लैट बाथ भी है। लेकिन आप आओगे मिलाप में कभी तो CEO रैंक के बंदे, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स बोलेंगे नहीं हमें वो ETDC नहीं चाहिए, हमें A ब्लॉक का वो रूम चाहिए जो छोटा सा कमरा है जहाँ पे बस पंखा चलता है, गर्मी के मौसम में तो रहना भी डिफिकल्ट है। लेकिन नहीं वो AC रूम नहीं, वही रूम चाहिए हमें, B12, B13, G12, G10। उनकी हमने जो डिमांड मांगता है कि सर ETDC नहीं, ETDC नहीं, तुम G11 ढूंढ के दे दो मुझे F11 चाहिए। और प्लस एक बहुत बड़ी लेगेसी कि ये भी जो पुराने ब्लॉक है A B C D E F G सबसे ओल्डेस्ट ब्लॉक है यहाँ के, तो उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो 40 साल पुराने एलुमनाई उस ग्रुप में है, A का या B का C D ब्लॉक का। तो एक जो साली ने कहा को एक ना वो एक बॉन्डिंग है जो ब्लॉक्स के थ्रू भी क्रिएटेड रहता है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है एलुमनाई के लिए कि नहीं हमें वो वापस दिन 40 साल वापस जाके फिर से जीना है। मतलब आप लोगों ने मुझे भी मेरी यूनिवर्सिटी याद दिला दी, एक बार तो जाना पड़ेगा। खैर, एक एंथम की आप लोग बात कर रहे थे ना, जो आप लास्ट में विदा करते हुए टाइप जो गाना है मंथन जो मूवी जो सैम बेनेगल ने बनाई थी, अमूल के ऊपर ही स्टोरी बेस्ड थी पूरी की, उसका जो मेन सॉन्ग है जो गुजराती में, वही इरमा का भी एंथम है। क्योंकि जब बच्चे VFS जाते हैं या VFS से पहले एक और प्रोग्राम होता है उसको हम लोग बोलते हैं IFS, इंट्रोडक्टरी फील्ड सेगमेंट। आप लोग थोड़ा तैयार हो जाए, मैं गाने के लिए बोलने वाला हूँ। ये इंट्रोडक्टरी फील्ड सेगमेंट होता है, तो वहाँ जाके जो वो देखते हैं, जैसे आप पहली बार आओगे तो ऑडिटोरियम आपको मंथन दिखाई जाती है, तो आपने देखा कि चलो मंथन देख लिया हमने। अब आपको कि चलो आपको हम IFS पे आपको हम गाँव भेजेंगे 3 दिन। आप वहाँ गए तो 3 दिन क्या करते हो, किसी डेयरी यूनिट के साथ ही रहते हो। मतलब जहाँ मैं रुका था, मेरा बगल वाला रूम था, मैं उसके जस्ट बगल में डेयरी कलेक्शन सेंटर वहीं पे था। मैं डेली सुबह 1000 लीटर दूध कलेक्ट होते हुए देखता था मैं वहाँ पे। तो एक दिखता है कि हाँ ये तो मैंने देखा है। फिर आप जाओगे अपने PR एक्टिविटी में, फिर आप देखोगे दूध फिर से कलेक्ट हो रहा है। उस दूध कलेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस रही है
वो आप तब मंथन से समझ पाते हो कि मंथन का गाना बस एक लिरिक नहीं है, वो एक इमोशन है, एक फिलॉसफी है जो इरमन्स के पिछले 40 जनरेशन को एक साथ बाइंड करता है पूरा का पूरा। तो वो मंथन तो गाना बस बॉलीवुड में रह गया, लेकिन इरमा का एंथम बन के रह चुका है, जो कॉन्वोकेशन में, फेयरवेल में, इवन कभी डीजे नाइट्स में भी आपको सुनने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो फिर बस एक काम करिएगा कि जैसे क्लीशे एंडिंग नहीं दूंगा मैं वो मेरे साथी अमतेश, मैं अभी बता देता हूँ, मेरे साथी अमतेश कैमरे के पीछे, मैं उदय भटनागर हूँ। ये वीडियो ख़त्म करेंगे हम गाने के साथ। सब मुझे विदा वाला वो जो आप लोग मंथन वाला सॉन्ग बता रहे थे वो गा दीजिए, साथ में आ जाइए, पास आ जाइए, तो बेहतर तरह से सब गा पाएंगे। चलिए 1 2 3 गो। कोयल कुकू गाए मारे घर अंगना ना भूलो ना, हमारे घर अंगना ना भूलो ना, हमारे गाम का तपारे जा, दूध की नदिया बहे जा, कोयल कुकू गाए हमारे घर अंगना ना भूलो ना, हमारे घर अंगना ना भूलो ना। बहुत फन था, बहुत मज़ेदार था। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंडिंग मैं पहले ही कर चुका हूँ, गाने के साथ एंडिंग हो गई, मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है। कैमरे के पीछे मेरे साथी अमतेश, मैं उदय भटनागर, आप देख रहे हैं द लल्लन टॉक।